बात आज से 18 साल पहले दिसंबर 2006 की है। शायद आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया को झकझोर देने वाली उस वहशतनाक हत्याकांड की जिसका नाम था निथारी हत्याकांड। ऐसा सनसनीखेज दर्दनाक हत्याकांड जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई। 15 मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए, लेकिन फिर 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। कोठी नंबर D5 के पीछे गंदे नाले से एक के बाद एक पॉलीथीन की बोरियां बाहर आ रही थी, जिनके अंदर थे मासूम बच्चों के नरकंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। मां का दिल धड़कना भूल चुका था। आखिर ये किस नर पिशाच का काम था? क्या माजरा था? धीरे धीरे हड्डियों के ढेर ने पहाड़ का रूप ले लिया, पर पॉलीथीन में भरे कंकाल एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया था। अपने आंचल के फूलों की इस दुर्गति को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप को कानून पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था, वे जानते थे भले ही देर हो पर अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। अपराधियों को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहते थे। 18 साल तक इंसाफ के इंतजार में उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा था, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने उनको अंदर तक तोड़कर रख दिया। आखिर क्या है वह खबर? 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर 5 पर फिर पत्थरबाजी करने लगे? आइए बिना समय गवाए बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाले इस अपराध की सनसनीखेज कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कहानी है 2005 की और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक मोनिंदर सिंह पंधेर, दूसरा उनका खानसामा सुरिंदर कोहली। मोनिंदर सिंह पंधेर ने 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निथारी गांव के पास D5 नंबर की कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफी संभ्रांत और प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मोनिंदर सिंह काफी पढ़े लिखे, सब दिखने वाले हाई प्रोफाइल आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक लग्जरी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। उनकी कोठी में बड़े बड़े रसूखदार लोगों और जाने माने पॉलिटिशियन का भी आना जाना लगा रहता था, जबकि वे ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश में रहा करते थे। मोनिंदर सिंह पंधेर खाने के काफ़ी शौकीन थे, लेकिन परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहने के कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और साल 2000 में यह मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया। यहाँ पर एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाया करता था, जहाँ से उसका संपर्क मोनिंदर सिंह पंधेर से हुआ और ब्रिगेडियर द्वारा उसकी तारीफ करने के कारण मोनिंदर सिंह पंधेर ने सुरेंद्र कोहली को अपने पास बुला लिया। मोनिंदर सिंह पंधेर ने सुरेंद्र को रहने के लिए कोठी की छत पर ही बना हुआ है एक कमरा दिया था, लेकिन क्योंकि मोनिंदर सिंह पंधेर को फैक्ट्री के काम से ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था, इसलिए सुरेंद्र कोहली ही मालिक की तरह इस आलीशान कोठी में ऐश करता था। मोनिंदर सिंह पंधेर एक अयाश तबीयत के आदमी थे, जिसके कारण उनकी कोठी में कॉलगर्ल्स का आना जाना लगा ही रहता था। कई बार कॉलगर्ल्स का इंतजाम करने में सुरेंद्र कोहली भी मालिक की सहायता करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात यह थी कि कभी भी कोई हाई प्रोफाइल बच्ची की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे। उस जगह के विकास का कार्यक्रम जारी था, लेकिन अभी यहाँ रहने वालों की देखरेख के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन आदि का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण इस मामले को वहाँ के लोग अपने नजरिए से देख रहे थे। गांव के लोगों का मानना था ये किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते, पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में ज़्यादातर लड़कियां ही थी, इसलिए पुलिस को लगता था कि वह किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी, क्योंकि किशोरावस्था में गरीब तबके के लोगों में होने वाली यह आम बात थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 पर तब गया जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी, काम की जरूरत होने के कारण काम की बात करने गई। इसमें मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी पर पहले भी साफ सफाई का काम किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे यह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बच्चा होने के बाद वो फिर से उस कोठी पर काम करना चाहती थी, इसलिए इस लालच में कि काम जरूर मिल जाएगा वह कोठी में गई। लेकिन उस दिन के बाद से महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिली। तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके घर वालों को शक था वह कोठी से बाहर नहीं आई।
लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब साथ में 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई। ये खबर ऐसी थी जिसने जैसे एक नया पिटारा खोल दिया हो, वह भी ऐसा जो सबकी कल्पना से भी परे था। उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में मोनिंदर सिंह की इस खूनी कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कहा, वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब वापस नहीं लौटी तो रिक्शा वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल तो काफी देर पहले जा चुकी है, जबकि रिक्शे वाला कोठी के सामने ही था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा। उसे शक हुआ। उसने यह बात तुरंत पायल के घरवालों तक पहुंचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में एफआईआर लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निथारी से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को मामले की गंभीरता नजर आए और कुछ बड़ा घपला होने के अंदेशे से पुलिस आनन फानन में एक्शन में आ गई। पुलिस ने कोठी D5 पर छापेमारी की और जब एक कोठी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां काफी शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर से पायल का फोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर की कॉल की डिटेल निकलवाई तो पुलिस को मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई तो मोनिंदर सिंह पंधेर और कॉलगर्ल्स के संपर्क से जुड़े काफी सुराग बाहर आ गए, लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ी ग्रिल लगी हुई थी जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाली में काफी मात्रा में पॉलीथिन की बोरियां पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक बढ़ गया तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों को बुला उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया और जब इन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई तो जांच के बाद पुलिसकर्मियों के भी पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नर कंकाल भरे हुए थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियां थी, कुछ में हड्डियां और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नाले में ये बोरियां दूर तक फैली पड़ी थी और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी और इस जांच में एक मासूम से दिखने वाले ऐसे आदमखोर नरपिशाच का राज सामने आया जिसने 1-2 नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जांच में डीएनए सैंपलिंग की गई थी जिसका मिलन उन पीड़ित परिवार के लोगों से करवाया गया जिन्होंने बच्चे गायब होने की कंप्लेंट करी थी और सारे केस सामने आ गए। 8 फरवरी 2007 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया और 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपने इकबालिया बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने कबूल किया कि वह गांव के भोले भोले मासूम बच्चों को बुलाकर पहले उन्हें गला घोंटकर मारता, फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता, उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता। इतना ही नहीं, कई बार वे उन मासूमों की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता और बाकी कोठी के पीछे नाली में बहा देता था। उसने ये भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को नहीं थी। उसने कबूल किया कि जब उसके मालिक कॉलगर्ल्स के साथ कमरे में रात गुजारते तो वह उन्हें छुपकर देखता था और अपनी शारीरिक भूख मिटाने जब ये कॉलगर्ल्स के पास जाता तो शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण कॉलगर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थी, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी। इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का ये वहशतनाक तरीका ढूंढा। निथारी कांड में सीबीआई ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मोनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानें इस केस में कब कब क्या क्या हुआ। 29 दिसंबर 2006 को कोठी D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली गिरफ्तार किया गया और 30 दिसंबर को छापेमारी में कोठी के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल मिले। 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस दोनों अपराधियों को नाको परीक्षण के लिए गांधीनगर लेकर गई, जिसके ठीक बाद 10 जनवरी को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने मकान के निकट नरकंकाल और हड्डियां बरामद की और 12 जनवरी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली से सीबीआई द्वारा देर तक पूछताछ की गई।
जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद 8 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पंधेर और सुरेंद्र कोली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। जहां 28 फरवरी को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में ईसीएमएम में अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके बाद 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद की अदालत में इस वहशतनाक मामले का पहला आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें मोनिंदर सिंह पंधेर पर हल्की आरोप लगाए गए। सुरेंद्र कोली पर तार अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए, जिसके बाद 13 दिसंबर को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ 2 किशोरियों से तार तथा उनकी हत्या के मामले में आरोप तय किए। 12 फरवरी 2009 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंधेर और कोली को अपहरण एवं हत्या का दोषी ठहराया। वहीं 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय डिम्पा हालदार के साथ और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंधेर तथा कोहली को मौत की सजा सुनाई। 4 मई 2009 कोली को आति प्रसाद की हत्या का दोषी पाया गया, उसे 12 मई को दूसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। सितंबर 2009 को फिर कोहली को मजदूर पप्पू लाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही तारीख 22 दिसंबर 2009 को कोहली को चौथी बार मौत की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर को सुरेंद्र कोली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया। 24 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। इस तरह सभी मामलों में सुनवाई और फैसलों के चलते चलते 18 वर्ष का लंबा समय बीत गया। मासूम बच्चों के अभिभावक दिल पर पत्थर रख धैर्य से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका धैर्य उस पल जवाब दे गया। 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैसी सुरेंद्र कोली और अयाश मोनिंदर सिंह पंधेर को इतने संगीन इल्जाम से बरी कर दिया है, तो कोई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अदालतों द्वारा सुरेंद्र कोली को 10 से अधिक मामलों में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं मोनिंदर सिंह पंधेर को भी 3 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, फिर भला वे बरी कैसे हो सकते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में इस हत्याकांड के पीड़ित मासूम बच्चों के अभिभावकों ने इस फैसले की प्रति अपनी असंतुष्टि दिखाते हुए अदालत से स्पष्ट प्रश्न किया कि अगर इन दोनों अपराधियों ने उनके बच्चों को नहीं मारा तो उनके कातिल कौन है। उनका मानना है कि 17 साल धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हाईकोर्ट ने दोनों अपराधी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को सभी मामलों से बरी करते हुए फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि सीबीआई ने केस की शुरुआत में मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली दोनों पर इस हत्याकांड का पूरा आरोप लगाया था, लेकिन बाद में इस मामले में सिर्फ सुरेंद्र कोली को ही आरोपी बनाया गया और सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया। अदालत के अनुसार केस से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले से मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D56 दोनों की सीमा पर थे। साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामदगी मोनिंदर सिंह पंधेर के घर से नहीं हुई थी। सभी शवों के धड़ गायब थे और शक जताया गया कि यह मामला अंगों की तस्करी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है। साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी। मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी D5 के ठीक पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अमित, जिन्हें मानव तस्करी के अवैध कारोबार के रूप में पकड़ा भी जा चुका था, उनका बयान पुलिस द्वारा कभी लिया ही नहीं गया। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अमित ने भी यह शक जताया था कि एक शव को सड़ने में 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह सड़ने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। अगर कुछ बच्चे 1 साल पहले गायब हुए थे तो उनके शवों की हड्डियां क्यों मिल रही थी। याद रहे कि इस केस में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर ने और कत्ल के मामलों की बात खुद कबूल की थी, और जांच में भी सामने आया था कि 19 बच्चों और महिलाओं के साथ हत्या और रेप किया गया था और बाद में शव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। पुलिस जांच में भी कोहली ने नरभक्षण की बात कबूल की थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में 3 ऐसी चीजें थी जिसका फायदा कोहली के वकीलों को मिल गया। आइए जानते हैं वो 3 चीजें क्या थी। सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही, अपराधियों के बयानों के टेप का गायब होना और फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी पीड़ितों के लिए खुला हुआ है। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर पर आए हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने कोहली को मिली फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच सबके दिमाग में यही सवाल अब भी है कि अगर वे दोनों कातिल नहीं तो उन मासूमों की हत्या किसने की।
बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म फिर टुकड़े किसने किया, आखिर इस घिनौने कृत्य का जिम्मेदार है कौन, फैसला आप करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी नज़र में क्या सही है। मगर आपके अनुसार इन आरोपियों का अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।